हेलो भाई लोग, तो की हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। और आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 252 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था टेहुन की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो खत्म भी हो जाती है, क्योंकि हांशु शियोंग फाइनली टेहुन को ढूंढ चुका है। इस जर्नी में टेहुन की वजह से हांशु को भी कुछ लोगों का बैंड बजाना पड़ा, बट एंड में सब कुछ सही हो गया। लेकिन हांशु की वाइफ को पता चल जाता है टेहुन घर से भाग गया था हांशु शियोंग के वहाँ पे रहते हुए भी। इसलिए गुस्से में अपने पति हांशु शियोंग को कहती है, अगर मैं घर आई और तुम दोनों मुझे वहाँ पे ना मिले तो तुम देखोगे असली नर्क क्या होता है। और हांशु शियोंग को दिया जाता है 2 घंटे का वक्त घर वापस आने के लिए, लेकिन इस वक्त वो अपने घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और नॉर्मल किसी गाड़ी से तो 2 घंटे में वो अपने घर नहीं पहुँचने वाला। इस आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हांशु को, जो काफी ज्यादा पैनिक होता है क्योंकि उसकी वाइफ भी निकल चुकी है घर के लिए और हांशु को उससे पहले घर पहुँचना है। इसलिए अपने पीछे पीछे बाकी बच्चों को भी कहता है जल्दी से भागो, हमें निकलना होगा। और इसी सब के साथ साथ में हमें एक वॉइस ओवर आती है। एक मर्द जिसका परिवार है, वो उस परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए जीता है, उसके लिए भागता है, उसके लिए संघर्ष करता है। और ये सब कुछ करने की वजह बिल्कुल सिंपल सी होती है, यानी कि एक जंग का मैदान चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो जगह जहाँ पे एक मर्द का परिवार रहता है वो जगह शांति में रहनी चाहिए। और उस एक छोटी सी शांति के लिए एक इंसान कभी भी एक मॉन्स्टर बन सकता है या फिर कभी भी 1 नंबर का गधा बन सकता है। लेकिन कुछ लोग सोच सकते हैं आखिर एक मर्द ऐसा करता ही क्यों है, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी उसे एक गधा तक बन जाना पड़ता है अपने परिवार के लिए। तो बात इतनी सी है, आज के दिन एक बार फिर से एक मर्द अपने परिवार की खुशी के लिए भागा है, दौड़ा है, संघर्ष करा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फादर्स हम सब के लिए किया करते हैं। यानी कि यहाँ पे आसान शब्दों में जैसे माँ की ममता के बारे में बताया जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे बाप की बापता के बारे में बताया गया है। खैर हांशु जिनचोल के हेलीकॉप्टर में तो बैठ जाता है और उसे कहता है भाई जल्दी भगा। लेकिन दूसरी तरफ हांशु की वाइफ अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंच चुकी है और जैसे ही घर का दरवाजा खोलने वाली थी, इतने में ही उसे एहसास होता है हांशु टेहुन के साथ वहाँ पे पहुंच चुका है। इसलिए कहती है, हाँ लगता है मुझे यहाँ आने में देर हो गई। और हांशु काफी गंदी तरीके से हांफता हुआ यहाँ पे पहुंचा है और अपनी वाइफ को कहता है, वो हेलीकॉप्टर इसी तरफ आ रहा है, मुझे एयरफोर्स बेस के रेडार ने हेलीकॉप्टर में यहाँ आते हुए पकड़ लिया था। वेल तो इसमें एक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। लगता है ये सब करने में तुमने अपनी पूरी जान लगा दी। हाँ वो दरअसल बात यह है कि हांशु की वाइफ अभी काफी ज्यादा गुस्से में हांशु की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इतने में ही टेहुन कहता है, मॉम आपका सब कुछ ठीक तो रहा ना, आपने कहा था आपको इस बार जरूर जीतना ही जीतना है, इसलिए मैं घर से चला गया था बॉम्ब के लिए विश करने के लिए। टेहुन इसका मतलब तुम? हाँ मॉम, आपने कहा था आपका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसलिए मैं उसके लिए प्रे करने गया था। ये सुन के जहाँ टेहुन की मॉम हैरान है, वहीं हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पे हांशु टेहुन को कहता है, टेहुन अब डैड जो बोलने वाले हैं उस बात को ध्यान से सुनो। एक मर्द अपनी बीवी के सामने इसलिए नहीं झुकता क्योंकि वो उससे डरता है, वो ऐसा इसलिए करता है जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर वो खड़ा है क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी होती हैं। डैड आप ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो आसान शब्दों में सुनो, एक माँ जो गुस्से से भरी पड़ी हो और अगर हमें उसे शांत करना है तो टेहुन तुम्हें उन्हें सीधा सीधा बता देना है कि तुम क्यों भागे थे। हो सकता है एक मर्द के लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन एक मर्द की जब सच्ची भावनाएं सामने आती हैं तो उनमें काफी ताकत होती है। और भले ही हम एक दूसरे से गुस्सा हो या फिर आपस में लड़े, लेकिन अंदर से हम सबको एक दूसरे की फीलिंग्स पता होती हैं। जहाँ पे एक दूसरे की गलतियों को माफ करके उन्हें अपना लिया जाता है, उसी को परिवार कहते हैं। और अभी हांशु की वाइफ सच में टेहुन की बात सुन के पिघल जाती है जब उसे पता चलता है उसका छोटा सा बच्चा उसके लिए ही विश मांगने के लिए गया था। इसलिए खुशी के मारे वो अपने बच्चे को गले लगा लेती है। खैर टेहुन का ये पास्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे जिनचोल ये पूरी की पूरी कहानी सुना रहा था शोंगो सिन को। ये पूरी कहानी सुनने के बाद शोंगो सिन कहता है, ये सच में काफी जबरदस्त स्टोरी थी, लेकिन मुझे सुन के अच्छा लगा कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया। जिनचोल बताता है तूने ये स्टोरी इतनी ही सुनी इसलिए तुझे लगता है अंत में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सच्चाई तो यह है हांशु की वाइफ को उसके बेटे ने शांत करवाया था, हांशु ने नहीं। हांशु तो अपने घुटनों में बैठ के अपनी वाइफ से दया की भीख मांग रहा था जब तक कि वो वापस से अपनी ट्रेनिंग में नहीं चले गई। और जिनचोल को भी अपनी ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन करे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और ये कांड हो गया। इस वजह से जिनचोल को भी अपनी वाइफ से काफी ज्यादा सुनना पड़ा था। बट प्रेजेंट टाइम में जिनचोल शोंगो को कहता है, खैर जो भी हो, एक चीज बहुत बढ़िया हुई, उस चीज में किसी को भी चोट नहीं आई और हांशु की वाइफ का जो मैच था वो उसे जीत गई। इसलिए मायने तो बस इतनी ही बात रखती है कि वो एक हैप्पी एंडिंग थी। लेकिन इसके अलावा तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ, उस हादसे के बाद हांशु ने अलग से एक दिन निकाला टेहुन को तमीज सिखाने के लिए, लेकिन अंत में तुम्हारे सामने जो बंदा अभी बैठा है उसने टेहुन को तमीज सिखाया। वैसे भी टेहुन को अपने माँ और बाप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे वो उसे कितना भी डांट ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली जिनचोल मैनेजर किम की बात कर रहा है
उन्होंने ही टेहुन को सबक सिखाया था और कहते हैं मैंने सुना तुम बोल रहे हो मैंने उसे पूरी तरीके से सीधा करके तमीज सिखाई। जिनचॉल कहता है इस बारे में अब सोचता हूँ तो मुझे याद आता है मैंने, हानचू ने और टेहुन ने इस पूरे इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा डांट खाई थी, इसलिए कोई हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई लेकिन उसमें इंसाफ जरूर हुआ था। शोंगो कहता है लेकिन कमांडर मेरा आपसे एक सवाल है, वो जो 3 भिखारी बच्चे थे आखिर उसके बाद उनका क्या हुआ? अच्छा वो 3 बच्चे, तो तुम उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो। टेहुन को तो उन बच्चों का नाम भी याद नहीं होगा लेकिन मैं और हानशू कभी कभी उन बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या सच में आप अभी उन बच्चों को जानते हो? हाँ ये सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। उन्होंने कहा था उन्होंने भी उस श्राइन में विश मांगी थी। उनमें से एक ने विश मांगी थी कि उसकी बाकी की पूरी जिंदगी उसे पेट भर खाना खाना है। और कितनी हैरानी वाली बात है जिस स्ट्रॉबेरी फार्म वाले ग्रैंडपा से हम मिले थे उन्होंने उसे अपने साथ काम में रख दिया और अब वो बच्चा ऑफिशियली उस बूढ़े इंसान के काम को संभाल रहा है। तुम्हें पता है वो अब भी हर सीजन मुझे स्ट्रॉबेरीज भेजा करता है। मतलब यार ये लौंडे का सही हिसाब किताब हो गया। इसके बाद जिनचॉल मोटे बच्चे के बारे में बताता है और उनमें से जो दूसरा बच्चा था उसने कहा था वो भीख मांगने की जगह खुद पसंद करेगा खून पसीना बहा के अपनी मेहनत से पैसा कमाना और खाना। इसीलिए वो वापस से उन्हीं शिप वाले लोगों के पास गया जिन्होंने पहले उसे काम दिया था और वहाँ पे काफी ज्यादा निचले स्तर से काम शुरू करके अब वहाँ पे उसे काफी बड़ी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। वो लोडिंग एरिया का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान बना है बड़ा हो गए। शोंगो कहता है कमाल है, जिस श्राइन में उन्होंने विश मांगी थी वो सच में कमाल होगा, सबकी विशेष पूरी हो गई। जिनचॉल कहता है रुक जा, आखिरी वाले के बारे में भी तो बता दे क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक ग्लो अप तो आखिरी वाले का ही हुआ है। और उसको जानने के लिए हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे तीसरा बच्चा जिनचॉल पार्क को कहता है आप सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो, अगर मैं भी आपकी तरह फौजी बन जाता हूँ तो क्या मैं भी आपकी तरह ताकतवर बन जाऊंगा? वो दरअसल बात यह है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से ही काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे हमेशा से ही इग्नोर करा जाता है और नीची नजरों से देखा गया है, इसलिए मिस्टर मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। यहाँ तक कि टेहुन जो मुझसे छोटा है वो भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैंने श्राइन में विश मांगी थी कि मुझे ताकतवर बनना है। अगर ऐसी बात है तो बच्चे क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ऑफिशियली सेना में भर्ती 18 साल की उम्र के बाद ही होती है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अभी से ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हें नर्क से गुजरना पड़ेगा। तुम अपने मुंह से कमजोरी का एक शब्द निकालने के लायक ही नहीं रहोगे। क्या तुम्हें लगता है तुम इन चीजों को हैंडल कर सकते हो? ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तुम्हें भागना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, गिर के उठना पड़ेगा, वो भी हर दिन तपती धूप में। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें गिरना आना चाहिए। और ये लौंडा ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। शुरुआत में से ट्रेनिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है लेकिन ये काफी बढ़िया कर रहा था। जिनचॉल इसे कहता है बेटे अगर नहीं हो रहा तो घर वापस चले जा। वैसे उसका तो कोई घर है ही नहीं इसलिए वो वापस भी नहीं जा सकता, इसलिए कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, बस आपके साथ रहूंगा। इसलिए दोबारा से अपनी रनिंग स्टार्ट कर देता है। इतने में ही जिनचॉल पीछे से कह देता है अगर इतना ही जोश आ गया है तो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग। और इसी तरीके की बेरहम ट्रेनिंग तपती धूप में रोज कर करके वो कमजोर बच्चा आगे चल के एक मर्द बन जाता है। वो भी ऐसा वैसा मर्द नहीं बल्कि काफी ज्यादा ताकतवर मर्द। और उसे अपनी ट्रेनिंग के दौरान एहसास ही नहीं हो पाया कि आखिर वो इतना ताकतवर कब बन गया। और जरा उस बच्चे को बड़ा होने के बाद देखो वो कैसा लगता है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो बच्चा ये है। ये तो एरिस का डेसिक है जो काफी ज्यादा ताकतवर है। ऑब्वियसली मैनेजर किम लोगों के लेवल से तो नीचे ही होगा लेकिन अपने हिसाब से ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि मैं कह सकता हूँ ये सिंगल में शोंगो सिन को पेल देगा। और सच में एक भिखारी बच्चे का इतना तगड़ा ग्लो अप देख के मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिला है क्योंकि ये चीज हमें ये बात याद दिलाती है सही डायरेक्शन में करी गई दिल से लगातार मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। लेकिन आजकल लोगों की दिक्कत यह है कि उनकी डायरेक्शन ही सही नहीं है। खैर इसके बाद हम देखते हैं शोंगो जो मजे से कहानी सुन रहा था उसे अचानक से एहसास होता है वो बच्चा सीनियर डेसिक है। इसलिए हैरान होकर जिनचॉल को कहता है क्या ये एक्सप्लेनेशन काफी लंबी थी लेकिन सीनियर डेसिक? तुम सच में काफी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर किसने सोचा था वो छोटा सा बच्चा इतना टफ गाय बन जाएगा आगे चल के? हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन सीनियर डेसिक तो काफी ज्यादा बूढ़े लगते हैं उस हिसाब से। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वो काफी लंबे समय से एरीज में है। मुझे लगा था उन्हें कम से कम 30 साल का तो होना चाहिए लेकिन वो उतने के भी नहीं है। इसका मतलब सीनियर डेसिक और मेरी उम्र लगभग बराबर है। जिनचॉल अपनी जगह पे उठ के कहता है ठीक है तो आज की बातचीत यहीं पे खत्म करते हैं, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, चाइल्ड फैमिली के साथ हमारी जंग होने वाली है। और क्योंकि जिनचॉल अपनी जगह पे उठ चुका है उसका तौलिया भी नीचे गिर चुका है यानी कि वो पूरा नंगा है। ऐसे नंगे जिनचॉल की कोई लंबी सी चीज देख के शोंगो अपने मन में कहता है वो काफी बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। आखिर आज के दिन में कितनी बार हैरान होने वाला हूँ। इसके बाद एरिस के सारे लोग अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं और जिनचॉल कहता है चाइल्ड फैमिली
एक काफी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत कि हम ये कह सकते हैं कि वो परछाइयों में छुप के दुनिया को चलाती है। उन्होंने अपने कनेक्शंस ग्लोबली तो काफी बढ़ाए हैं ही, लेकिन साथ ही साथ में उनका कोरिया में भी काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस है। इसलिए अगर हम सीधे तौर से उनसे टकराते हैं तो उनसे जीतने के चांस हमारे काफी ज्यादा कम है। इसीलिए ये काम करने के लिए हमने एक नपी तुली स्ट्रेटेजी बनाई है। जिनचोल जैसे ही वो स्ट्रेटेजी सबको बताता है तो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में मैनेजर किम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिनचोल कहता है चाइल्ड फैमिली से एक कदम आगे रहने के लिए मैनेजर किम उस रोल को निभाएंगे। मैनेजर किम भी खुद में सोच रहे होते हैं भले ही साला ये एक मिशन है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई रोल प्ले करूंगा। और मैनेजर किम का वो रोल क्या है अगले ही सीन में हम देखते हैं, जहाँ पे हमें एक सोसाइटी जैसा सीन दिखाया जाता है। एक औरत वहाँ के कर्मचारी को कहती है यहाँ के कूड़े से काफी ज्यादा स्मेल आ रही है, मैंने आपको कहा था ना इसको यहाँ से हटा दो। एक लड़की उसी कर्मचारी को कहती है यहाँ दीवार में एक कीड़ा है, इसको हटाओ। दूसरा बंदा कहता है मेरा गोल्फ का बैग जल्दी से उठा के लेके जाओ यहाँ से। और सिर्फ यही लोग नहीं, काफी सारे लोगों का यही काम होता है वहाँ के कर्मचारी को बार बार ऐसी चीजें बोलने का। और अब तक तो आप समझ चुके होंगे वो कर्मचारी कौन है। अगर आपका जवाब मैनेजर किम था तो आप बिल्कुल सही हो। मैनेजर किम का मत्था खराब हो जाता है क्योंकि काफी सारे लोग उन्हें इसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। कोई कहता है ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने गुस्से को अपने ही अंदर दबाते हुए कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। यानी कि यह है मैनेजर किम का अंडरकवर मिशन, जो आगे चल के किसी न किसी तरीके से चाइल्ड फैमिली को हराने के काम आ सकता है। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी मजे में रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।